ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ब्रिटिश होंगे, ब्रिटेन जो होगा वो क्या करेगा, एक कॉलोनी का तो यहाँ पे नुकसान हो गया है, ठीक है। तो ब्रिटेन तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन बहुत प्राउडली कहता था कि यहाँ पे हमारी जो ब्रिटेन है वो यहाँ पे कहीं कभी भी सनसेट नहीं होता है यहाँ पे कॉलोनीज में, ठीक है। तो कॉलोनीज में सनसेट क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम यहाँ पे वेस्टर्न साइड में देखोगे कि कौन सी कॉलोनी थी इनकी, यहाँ पे यूएस थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अमेरिका जो थी वो इनकी कॉलोनी थी, और एक साइड कहाँ थी, पूरा एशिया जो था वो इनके अंडर था। तो ये कहाँ, ये कहते थे कि इनकी किसी ना किसी कॉलोनी में जो था वो यहाँ पे दिन होता ही था, तो सनसेट कभी नहीं होता था। तो अब जो है यहाँ पे अमेरिकन जब जीत गए हैं और इनको आज़ादी मिल गई है और इनकी कॉलोनी चली गई है, तो ऑब्वियसली सनसेट होने लगेगा, ठीक है। तो उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो इंडिया में भी देखे जाएंगे, क्योंकि अब इनकी पॉलिसी बदल जाएगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। एक कॉलोनी तो यहाँ से चली गई है, अब ये जो पूरा एक्सप्लॉइटेशन शिफ्ट होगा ये कहाँ शिफ्ट होगा, इंडिया में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इनका थोड़ा सा टर्मोइल जो है वो कैसे देखा जाएगा। जैसे कि अभी हमने बात की कि फाइनली आपको 1781 में यहाँ पे इनको आज़ादी मिल गई। उसके 2 साल बाद यहाँ पे 83 में ये लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं, उसके उसके तहत फॉर्मली इनको आज़ादी मिल जाती है। एनीवेज, फिर यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या हो रहा है, आपके रेगुलेटिंग एक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है, बहुत सारे एक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें क्या है, क्राउन जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस ला रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इंडिया वाली कॉलोनी को जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है, ठीक है। इंडिया में अब धीरे धीरे ये इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे यहाँ से तो टैक्सेशन अब ये यहाँ पे लगा नहीं सकते, ये तो टैक्सिंग कॉलोनी चली गई। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया में ये जाएंगे और ये यहाँ पे जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसको यहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पे, इंडिया में, कि अब तुम वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स का जो है थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाओ। तो ये यहाँ पे कॉर्नवालिस क्या करेगा, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आएगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम पूरा ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, मतलब जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पे टैक्स जो है बहुत ही ज़्यादा उससे कलेक्ट होने लगेगा, ठीक है। कि मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे आपकी कंडीशन कैसी है फार्मर्स की, आप जैसे भी है वैसे आप हमें यहाँ पे टैक्स दो, ठीक है। तो बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है इसका इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर पड़ेगा एज अ कॉलोनी, ठीक है। यहाँ पे कॉलोनाइजेशन का थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा एग्रवेट हो जाएंगी सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ब्रिटेन में अगर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे क्या है, पहली बात तो यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होगा कि एक तो इनको यहाँ पे इनका प्रेस्टीज भी चला गया। अभी मैंने बोला ना कि सनसेट अब शुरू हो जाएगा एक जगह पे, तो इनका प्रेस्टीज काफ़ी यहाँ पे चला गया। ऊपर से यहाँ पे क्या था, परमानेंट राइवल रहते थे फ्रांस और ब्रिटेन। तो फ्रांस जो है, फ्रांस से हारने की वजह से, मतलब ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे कॉलोनी हाथ हाथ से गई है इनके, वो फ्रांस की वजह से गई है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे दुख की बात हो गई इनके लिए कि भाई हमारा प्रेस्टीज हर्ट हो गया, ये ब्रिटेन के लिए हो गया, ठीक है। फिर ये लोग, मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पे इंडिया में भी आ रहे हैं। कॉलोनाइजेशन को ये थोड़ा सा क्या करें, रीशफल कर रहे हैं, हर जगह पे रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह ये ला रहे हैं, ठीक है। कैसे ये यहाँ पे टैक्स दोबारा से कलेक्ट करना शुरू करें, वो सब यहाँ पे पूरा ये चल रहा है। फिर हमने जॉर्ज ग्रैनविल की बात की थी, ठीक है। जॉर्ज ग्रैनविल कौन था, जो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगा रहा था, टी टैक्स लेके आया था, याद है सबको, जॉन ग्रैनविल याद है। यस मैम। अब वो चला गया, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे इतना प्रेशर आया कि उसका रूल जो था इंग्लैंड में ख़त्म हो गया, ठीक है। कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने तो पूरी कॉलोनी ही छुड़वा दी टैक्स लगवा के, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ब्रिटेन में इसके ऊपर असर पड़ा है। दूसरा क्या है कि अब जो दूसरी कॉलोनीज़ हैं आयरलैंड वगैरह, ठीक है, वो भी यहाँ पे थोड़ी इंस्पायर होना शुरू करेंगी। वो कहेंगी कि यहाँ पे जब यहाँ पे अमेरिकन अपनी आज़ादी पा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बाकी सब जो हैं यहाँ पे उनको उनको यहाँ पे आज़ादी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये लोग मतलब वो उनमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे डेवलप होने लगेगा, ठीक है। और कुछ कुछ कॉलोनीज़ में, कुछ जो इनकी कॉलोनीज़ होंगी जो साउथ अफ्रीका वाले साइड पे होंगी, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छूट देने लगेंगे, ठीक है। ओके, इकोनॉमिकल तो पता है हमें कि एक तो अमेरिका जो है यहाँ पे मार्केट, ये पे क्या था, यहाँ पे इनका गुड्स का मार्केट था। ये चाय बेच रहे थे ना यहाँ पे आके, जब इन्होंने ये बॉस्टन टी पार्टी वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, तो ब्रिटेन का ये क्या था, ये अमेरिका जो था वो मार्केट था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि फ्रांस ने मदद की है, तो फ्रांस का थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है ऑब्वियसली अमेरिकन जो होंगे वो ज़्यादा खुश रहेंगे फ्रांस से। तो इनको फ्रांस को एक मार्केट मिल जाएगा। फ्रांस को एक हो सकता है कि यहाँ पे
इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन को थोड़ा सा लॉस हो जाएगा कि अमेरिका यहाँ पे पूरा चला गया। पहले क्या थे कि ठीक है थोड़ा सा रेगुलेट करके पहले क्या किया, नेविगेशन एक्ट ले आए और उनसे फिर पूरा उनको उसको मोनोपोली मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अब मोनोपोली जो है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो यही फ्रांस का मैंने बताया कि फ्रांस को जो है यहाँ पे मार्केट मिलने लगी थी। ओके, सो अब एक यहाँ पे हमने देखा था कि एक तो आपकी मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी थी। ठीक है, मर्केंटिलिज्म में क्या बात होती थी कि प्रॉफिट कमाओ, खूब प्रॉफिट कमाओ और अपनी कंट्री में लेके आओ। ठीक है, और एक कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो यहाँ पे डेवलप करती है। तो इंग्लैंड को यहाँ पे रियलाइज होता है कि हमें ये जो फ्री ट्रेड वाला जो कंसेप्ट है ना, ये जो कैपिटलिज्म वाला कंसेप्ट है, ये हमें नुकसान कर सकता है। और अगर हम यहाँ पे सबको फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देंगे तो मोनोपोली जो है, इंग्लैंड क्या करता था, मोनोपोली को मेंटेन करता था ना, सारा कंपटीशन एलिमिनेट कर देता था। तो उनको ये एकदम रियलाइज होने लगता है कि मोनोपोली जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, फिर न्यू कॉलोनीज जो था, थोड़ा इनको क्या करते हैं, थोड़े से यहाँ पे इनको फ्रीडम देने लगते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा फ्रीडम ये लोग देने लगते हैं, जैसे अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो यही था। और इम्पीरियलिज्म जो है वो यहाँ पे बढ़ने लगता है कि अब यहाँ पे अपनी मदर कंट्री का ही सोचो, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करो इंडिया को और यहाँ पे अपना बेनिफिट करो। एनीवेज, फिर यहाँ पे बहुत सारे इस अमेरिकन रेवोल्यूशन से बहुत सारे लिबरल मूवमेंट जो है यहाँ पे इंस्पायर होंगे। और बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है यहाँ पे फ्रांस पे देखा जाएगा, क्योंकि लुई जो 16 है, लुई 16 है, वो क्या करेगा, लुई 16 क्या करेगा, वो यहाँ पे पैसा भेज रहा है अमेरिका में। अब वो अमेरिका में पैसा तो भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये बैंकरप्ट हो जाएगा, फ्रांस बैंकरप्ट हो जाएगा अमेरिका को इंडिपेंडेंट कराते कराते। ठीक है, अब उसकी वजह से उनके लोगों के पास खाने पीने के लिए ब्रेड और उस सब की क्राइसिस हो जाएगी, और वहाँ पे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। ठीक है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जो डायरेक्टली आएगा फ्रांस में, वो आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का यहाँ पे एक बैकग्राउंड बन गया है अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद। अब दूसरा एक यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंच आर्मी जब आ रही है ना यहाँ पे, जब ये कॉर्नवालिस से लड़ रहे हैं तो फ्रेंच आर्मी आई हुई है। ये लोग जब यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे ये पूरा आज़ादी दिलवाते हैं यहाँ पे, और फिर जब ये अपनी कंट्री में जाते हैं यहाँ पे फ्रांस में क्या होती है, मोनार्की होती है। जो आपका राजा होता है वहाँ पे, ठीक है, पूरा लुई 14 15 16 ये सब जो है ये क्या करते हैं, मोनार्की की क्या आदत होती है, वेल्थ सारी जो है अक्यूमुलेट राजा महाराजा की तरह रहते हैं। आम जनता के पास कुछ हो ना हो खाने के लिए, लेकिन राजाओं के पास ऑब्वियसली उस टाइम होता था खाने के लिए। तो फ्रेंच आर्मी जब यहाँ पे यूएस में है और वो वापस जाएगी, तो वो देखेगी कि यार यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी आइडियाज़ की बात हो रही थी, और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी वाले और जस्टिस वाले, ये यहाँ पे वापस कहाँ लेके जाएंगे, अपनी कंट्री में फ्रांस में लेके जाएंगे, जहाँ पे मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को और बढ़ावा देगा। वो बताएगा कि आपके ऊपर तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, मोनार्की जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। तो आइडियाज़ जो है यहाँ से भी आ रहे हैं, अमेरिका से। ओके, ठीक है। अब देखो क्या है, नई कंट्री है, नई कंट्री है, तो अब आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होगा। पहला दुनिया का ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कब बनेगा, यहाँ पे 1789 में एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, अच्छा, एक जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेकेंड कांग्रेस जो आपकी हुई थी, जो आपकी सेकेंड जो कांग्रेस हुई थी, ठीक है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जब उन्होंने डिक्लेयर किया था 4 जुलाई को। ठीक है, तो वो जो था, जब वो सेकंड कांग्रेस में यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि आज से हम जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, बाद में होती है ना लड़ाई यहाँ पे, ये वाली, यस मैम। ये यॉर्कटाउन वाली। हाँ, 1776 में ही हो जाता है तो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। ये 76 में जब ये हो रहा है यहाँ पे, कब हुआ था, 4 जून या 4 जुलाई को ये लोगों ने डिक्लेयर किया था। यही जो है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे माना जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को इनका इंडिपेंडेंस डे जो है वो यहाँ पे उसको सिग्निफाई करता है। एनीवेज, आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है दुनिया का सबसे पहला। ठीक है, अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि रिटन में और अनरिटन वाले कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या होता है।
मैम जैसे कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, उसमें लिखित कोई लिखित साक्ष्य या फिर वो जो कानून ये है वो मेंशन नहीं है। जैसे हमारे पास हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो यूएसए जैसा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ब्रिटेन के पास ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो क्या फिर वो बातों से चलाते हैं कानून? मैम मतलब जो हम लोग का जो मैम कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए असेंबली बना था, फिर वो लोग लिखे थे बाकायदा। अच्छा ठीक है, और कोई ट्राई मैम करेगा? मैम जो मैम रिटन इनकी कॉन्स्टिट्यूशन हम्म होता हम्म, है मैम हाँ 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 ठीक है। मैम हाँ, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्जिक्यूटिव तरीके से लिखा गया है, जैसे अमेरिका इंडिया। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी लिखा गया है, बट वो मतलब कि वो कॉन्जिक्यूटिव तरीके से नहीं मतलब लिखा गया है, जैसे इंग्लैंड हो गया। अच्छा थोड़ा सा आप करीब हो। देखो नो मैम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। क्या मेजर डिफरेंस होता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर आर्टिकल 1 है, वो कुछ सिग्निफाई करता है। आर्टिकल 2 है, वो कुछ सिग्निफाई करता है। यहाँ पे कोडिफिकेशन होती है, वहाँ पे प्रॉपरली लिखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 ये जो आपके आर्टिकल्स हैं ये क्या सिग्निफाई करेंगे। ये चेंज नहीं होते हैं, अगर मतलब चेंज होंगे आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन इसकी सीक्वेंसिंग होती है। जब यहाँ पे आर्टिकल्स की या आपके कानूनों की सीक्वेंसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कोडिफाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो भी रिटन होता है, लेकिन क्या होता है उसमें अंतर, वो ऐसा सीक्वेंस में नहीं होता है। यहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटेन में क्या चलता होगा, यहाँ पे फाइल्स होती होंगी जिसके अंदर उनके कानून होते होंगे। जिस तरीके से अभी हमारा क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनता है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर कोई भी यहाँ पे जो भी जजमेंट आता है उसकी अलग अलग फाइल्स होती हैं, है ना। लेकिन वो यस कोडिफाइड तो मैम। नहीं है, यस मैम। उसको कोडिफाई नहीं किया है आपने। वैसे ही यूके में क्या चलता होगा, यूके में चलता होगा कि वहाँ पे फाइल्स होंगी, वहाँ पे रिटन चीज़ें होंगी, कानून होंगे, लेकिन उनकी कोडिफिकेशन नहीं होगी, ऐसे सीक्वेंस में वो अरेंज नहीं होंगे कि मतलब यहाँ पे बैठ के पूरा ड्राफ्ट कमेटी ने जैसे बनाया था कि ठीक है आप क्या करो, यहाँ पे पार्ट 1 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 3 बनाओ, पार्ट 4 बनाओ, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को रखो, तो पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से जब बनाते हैं तो वो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और रिटन अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है बट यहाँ पे सीक्वेंसिंग की कमी है, कोडिफाइड नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस रहता है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। एनीवेज अब 1789 में आपका जो है फर्स्ट वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, ठीक है। ओके अब यहाँ पे आइडियल्स आ रहे हैं। एक तो आपका लिबर्टी का आइडियल आ रहा है कि भाई आज़ाद हमें होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ आ रहा है कि लॉ का आपका रूल होना चाहिए, ठीक है। ओके तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से आ रहा है, एरिस्टोटल याद है सबको, एरिस्टोटल के बारे में सबने सुना होगा, है ना। यस मैम। तो अब यस मैम। एरिस्टोटल जो हैं वो यहाँ पे सोचते हैं, ये सब नए नए आइडियाज़ हैं। एरिस्टोटल सोचते हैं कि क्या यहाँ पे जो पूरा कंट्री है, कोई नेशन है, क्या वहाँ पे जो सबसे क्वालिफाइड मेन रहेंगे उनका शासन होना चाहिए, ग्रेट लीडर का शासन होना चाहिए, या फिर वहाँ पे लॉस का शासन होना चाहिए। तो यहाँ से एरिस्टोटल से ही यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ पे केपेबल मैन नहीं, यहाँ पे जो कानून बनाओ उसका यहाँ पे शासन चले। तो हमारे कंट्री में क्या है, रूल ऑफ लॉ है ना, कि यहाँ पे कोई भी नेता हो उससे कोई मतलब नहीं है। रूल ऑफ लॉ से मतलब है, मतलब लॉ का जो है यहाँ पे सुननी चाहिए। यहाँ पे जो भी पावर डिराइव कर रहा है, जो भी यहाँ पे पावर डिराइव कर रहा है, कहाँ से डिराइव करेगा, लॉ से डिराइव करेगा, ठीक है। ओके फिर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल राइट्स ऑफ मेन की बात करी जाएगी, यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स आएंगे। बिल ऑफ राइट्स से हमारा क्या लिया गया है, किसी को याद है? बिल ऑफ राइट्स मैम फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स जो है उस टाइम सबसे पहले कहाँ बन रहा है, यहाँ पे जब रेवोल्यूशन हुआ है और ये लोग नई कंट्री फॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्होंने बनाया है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। और वहीं से इंस्पायर होके हमारे भी फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं। हमारा अपना पार्ट 3 जो है वो यहाँ से डिराइव होगा, ठीक है। हम आइडियाज़ यहाँ से लेंगे। फिर एक यहाँ पे और एक आइडिया आता है कि यहाँ पे अगर आप अलग अलग बॉडी बना रहे हो तो उसको यहाँ पे सेपरेट करना भी तो ज़रूरी है। तो एकदम वाटर टाइट डिवीजन होगा, एकदम सेपरेशन जो है यहाँ पे यूएस में बनना शुरू होगा इन ऑर्गन्स के बीच में। आपका जो जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, इनके बीच में एकदम यहाँ पे डिवीजन रहेगा। इंडिया में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग देखी जाती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में ओवरलैपिंग देखी जाती है। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट रहता है, तो हमने खैर हमने थोड़ा सा
अपने में कस्टमाइज्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे कौन सबसे पहले बात कर रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू जो है वो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं। फिर सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस की यहाँ पे ये जो तीनों बॉडी रहेंगी ये आपस में एक दूसरे को चेक करती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो लॉक है, लॉक जो है वो यहाँ पे बातें करेगा कि जो प्रियम्बल है आपका वो उनसे आएगा कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इस तरीके से पूरा शुरू होता है। तो जॉन लॉक ये है और मॉन्टेस्क्यू ये है, ठीक है। तो जॉन लॉक को जो बोलते हैं हम बोलते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। तो जो मतलब अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो ये सब जो है आपके में आएगा, या फिर हिस्ट्री में भी अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल भी है तो उसमें भी सब लॉक और मॉन्टेस्क्यू ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एनीवेज, तो लॉक जो है ही इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, उनसे जो है यहाँ पे प्रियम्बल जो है ये बन रहा है, ठीक है। और इस प्रियम्बल से हमारा प्रियम्बल बनेगा, इंडियन प्रियम्बल इंस्पायर होगा। मॉन्टेस्क्यू हमें पता है कि यहाँ पे पूरा फेडरल गवर्नमेंट ये बनाएंगे, ठीक है, डिवीजन करेंगे यहाँ पे ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। रूसो फिर एक है, ये यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात का आइडिया लाया था। इसने बोला था कि यहाँ पे क्या है, पब्लिक इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं भी इस टाइम दुनिया में डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रही है कहीं भी, ठीक है। ज़्यादातर या तो कॉलोनीज हैं या फिर क्या है, यहाँ पे राजा का शासन है, मोनार्कीज हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ये यहाँ पे अमेरिका में डेवलप हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ओके, एनीवेज ये लॉक जो है ये रूसो और लॉक है, ये यहाँ पे अमेरिका के नहीं है, यहाँ पे यूएस में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉक है ना, जब ये लोग यहाँ पे यूएस वाले जब अपना कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यूएस वाले बोलते हैं कि भाई लॉक तो बातें करता है यहाँ पे, ये रिपब्लिक की भी बातें करता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की भी बात करता है। तो ये कहते हैं कि लोगों से पावर आनी चाहिए, वी द पीपल की बात करता है ना, तो ये कहते हैं कि लोगों से पावर आनी चाहिए और फिर आपका जो सबसे ऊपर वाला जो आपका हेड है वो इलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली कि जो लॉक है वो तो यहाँ पे यूरोप में रह रहा है, ठीक है, यूरोप में मतलब कि यहाँ पे ब्रिटेन ये यूके में रहता है, तो यूके में तो मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की है। तो ये चीज़ें जो आइडिया है इसको यहाँ पे आप बातें तो कर लो आइडियलिज्म की एनलाइटन के टाइम पे, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो जॉन लॉक का जो ये आइडिया है पहली बार उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है कि ठीक है वी द पीपल का मतलब हो रहा है अब हम यहाँ पे इलेक्शंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो यूरोपियन के आइडियाज जो यहाँ पे डेवलप हो रहे थे एज ऑफ एनलाइटनमेंट में, वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहे हैं कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है। फिर देखो वॉलेटायर यहाँ पे बोलेगा, वो बिल ऑफ राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स की बात करेगा। और बिल ऑफ राइट्स की ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यहाँ से हमारे आएंगे। ओके, फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, टॉलरेशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर बेकैरिया करके भी एक आदमी था, वो भी बिल ऑफ राइट्स का यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे लोगों के बना रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एटलीस्ट टॉर्चर मत करो, सबके राइट्स होने चाहिए, नेचुरल राइट्स होने चाहिए, जीने का हक होना चाहिए। तो ऐसी सब जो है आज़ादी वाला पूरा माहौल है और ये यहाँ पे पूरा एक यहाँ पे संविधान फ्रेम करा जा रहा है 89 में, अब ये पूरा जो है बन गया है। एनीवेज, इसके अमेरिकन रेवोल्यूशन के सोशल इफेक्ट क्या होंगे, ये लोग यूके में क्या होता था, यूके में बात होती थी नोबिलिटी की, यहाँ पे क्लास डिवीजन पाया जाता था, ठीक है, सोसाइटी में। अब अमेरिका में जब यहाँ पे यूके से जब इन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई थी, तो यहाँ पे क्या है, इगैलिटेरियन जो है यहाँ पे सोसाइटी जो है क्रिएट हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, एक मिनट। ओके, आवाज आ रही है सबको, यस मैम। ठीक है, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है पीछे से, नो मैम। नो ओके मैम। ओके ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूके में क्या है, क्लास डिवीजन हो रखा है। अगर आप यहाँ पे राजा महाराजाओं के फैमिली में यहाँ पे बॉर्न हो गए तो ऑब्वियसली आपका क्या है, सोसाइटी में अलग प्रेस्टीज रहेगा, अलग आपको यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप यूएस में बॉर्न हो रहे हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये किसकी बात कर रहे हैं, इगैलिटेरियन उसकी सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि चाहे यहाँ पे राजा हो, चाहे यहाँ प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, उसको हम सेम दर्जा देंगे, ठीक है। और कोई यहाँ पे नोबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे चैलेंज करी है ये वाली सोसाइटी,
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, चर्च को सेपरेट करने की बात हो रही है। डार्क एज में हमने देखा था ना कि डार्क एज में क्या है, डार्क एज में चर्च जो था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड था पावर से। ठीक है, तो पावर कंट्रोल पूरा यहाँ पे चर्च के साथ था, स्टेट को पूरा यहाँ पे बनाया जा रहा था। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या है कि इश्यूज जो हैं विमेन राइट से रिलेटेड और यहाँ पे स्लेवरी से रिलेटेड, तो विमेन को यहाँ पे राइट नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो एक यहाँ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा कि अफ्रीका से जो ये लोग यहाँ पे क्या ला रहे हैं, स्लेव्स ला रहे हैं, उनको यहाँ पे राइट्स के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पूरा रिजल्ट किस में करेगा, यहाँ पे आपका सिविल वॉर में यहाँ पे इसको वो बदल जाएगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि एजुकेशन में हमने देखा था कि यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह क्रिएट हो रही है 17th सेंचुरी में, तो एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे खूब फोकस करा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ रहा है और हर चीज़ जो है यहाँ पे खुद को केपेबल बनाने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो एजुकेशन पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रहेगा। ठीक है, ओके। फिर देखो ये है उस टाइम का बिल ऑफ राइट्स, ये वॉलेटायर ने लेके आया था। ओके, तो यहाँ से हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। फिर ये देखो ये आपका क्या है, ये प्रियम्बल है उनका। और यहाँ से फिर हमारा भी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट, और आगे जो भी है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से डिराइव्ड है। ठीक है, तो ये उस टाइम इस तरीके से ऐसे फैंसी राइटिंग में लिखा हुआ है। एनीवेज, फिर देखो अब ये क्या हो रहा है, अब सिचुएशन कैसी है। अब जब हम 1789 में पहुँच गए हैं, तो यूरोप जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा किस में, आपका जो नेपोलियन वाला जो पूरा इशू है उसमें जाके ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यूरोप। अब यहाँ पे यूएस को यहाँ पे मौका मिलेगा कि इनको यहाँ पे 120 साल जो हैं आइसोलेशन के मिल जाएंगे। भले ही ये आपस में लड़ रहे हैं, सिविल वॉर इनके हो रहा है, लेकिन अब इनको एक तो इनके पास एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और जो स्लेव्स तो ये लोग खरीद के लेके ही आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये खूब सारी एग्रीकल्चर को यहाँ पे करेंगे, और ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से ब्रिटेन वगैरह क्या है वो अपने लगे रहेंगे यहाँ पे नेपोलियन से लड़ने में, और यूएस जो है यहाँ पे डेवलप करता रहेगा। इसीलिए हम उस समय से जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जो होती है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे अब निकल के आता है यूएस कि भाई हम यहाँ पे सुपर पावर बन चुके हैं। ठीक है, तो पूरा इस समय से ये जब आज़ाद हो रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 1 तक यहाँ पे ये अपने ऊपर फोकस करेंगे, और यहाँ पे ये एक पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन निकल के आएगा। और तब से अभी तक आप देख सकते हो कि यूएस की हेजेमनी जो है वो बराबर मेंटेन है। वो चैलेंज हो रही है चाइना से, वो बात अलग है, लेकिन ये जो है ये पूरा इनका डेवलपमेंट का फेज़ रहेगा। किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे ये लोग क्या ट्रेड करना शुरू करेंगे, ये लोग कॉटन उगाएंगे। ठीक है, कॉटन उगाएंगे और उसके बाद फिर ये लोग ओपीएम में ट्रेड करना चालू करेंगे। ठीक है, ओपीएम भी काफ़ी सारा उगाया जाएगा। ठीक है, और काफ़ी सारा जो मशीन्स हैं, मशीन्स काफ़ी सारी आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कॉटन के लिए एक मशीन आएगी, और यहाँ पे कॉटन जो है वो बहुत मात्रा में उगने लगे, मतलब यहाँ पे ग्रो करने लगेगा। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है यहाँ पे पूरी डेवलप होने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर हमें लिखना होगा आंसर कि इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन का पूरी दुनिया के ऊपर, तो आप लिख लोगे, सेपरेट करके लिखना कि इंडिया में यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, आइडियाज़ कैसे हो रहे हैं, फ्रांस में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ब्रिटेन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वर्ल्ड में एक नया कैपिटलिज्म की भावना जागी है, फ्री ट्रेड की भावना जागी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा आप अपना आंसर को फ्रेम करना। ठीक है, सब लिख लेंगे ना? यस मैम। ओके, ठीक है, चलो अमेरिकन सिविल वॉर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी यहाँ पे सिविल वॉर होता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसका जो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रीजंस देखेंगे कि यहाँ पे रीजंस क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि ये पूरा सिविल वॉर किन फेजेस में डेवलप हो रही है। अब्राहम लिंकन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब फेजेस डेवलप हो रही हैं, फिर यहाँ पे अब्राहम लिंकन आएंगे। ये पूरा यहाँ पे 3 उसमें पिलर्स में ये डिवाइड होगा पूरा अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, ओके।
अब देखो मैंने खैर आपको वीडियो से बताऊंगी मैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे चल रहा था। तो अब जब यहाँ पे पूरी आज़ादी मिल गई है और आज़ादी जो है बेसिकली कब मिल रही है यहाँ पे 1781 में मिल रही है। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है, उससे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्लेवरी की जो यहाँ पे बातें हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे जब हम आते हैं, ठीक है, अब देखो अब ऑब्वियसली आपकी नई कंट्री बन रही है। अब यहाँ पे ये लोग कॉटन जो है यहाँ पे बहुत सारा उगाना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉटन जब यहाँ पे उगाना शुरू करेंगे तो 74 में यहाँ पे ऐसी बात होती है कि स्लेवरी जो है यहाँ पे अबॉलिश करी जाए। कौन सा एक स्टेट होता है यहाँ पे 13 कॉलोनीज में से 74 में एक स्टेट होता है, उसको हम बोलते हैं रोड आइलैंड। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे 13 कॉलोनीज जो पड़ी थी, ठीक है, उसके अंदर से ये वाला जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, स्लेवरी को अबॉलिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ ठीक है, स्लेवरी को हम क्या कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे एक बंटवारा जो है होने लगेगा बिटवीन स्लेवरी। क्या आप उसको अबॉलिश कर सकते हो या उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक मशीन्स आनी शुरू होंगी। ठीक है, अबॉलिशन की यहाँ पे एक स्टेट में 74 में बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब 76 में जब यहाँ पे सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस आ रहा है, देखो आप देख रहे हो ना कि कितनी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं उस टाइम जहाँ पे ये पूरा कॉटन जो है इसको ग्रो करा जा रहा है। ठीक है, अब जब तक ये लोग सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस में पहुँचेंगे 76 में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ये पूरा सिंपथी जो है कि आपको स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहिए, ये यहाँ पे सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस में आपकी आने लगेगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्लेव्स जो हैं ये पूरा यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बराबर ट्रेड चल रहा है दुनिया में, अफ्रीका से स्लेव्स आ रहे हैं और यहाँ पे इनको पूरा डिप्लॉय करा जा रहा है क्योंकि मैदान बहुत बड़े हैं, तो ये खुद तो करेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो ओपियम की भी ट्रेड जो है वो यहाँ पे हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। ठीक है, कॉटन से पहले यहाँ पे ओपियम उगाया जा रहा है। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जब यहाँ पे 1793 में जब हम बात करते हैं तो ये जो आपका विटनी है, ठीक है, ये विटनी इन्वेंट करता है। ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, ये मशीन जो है ये थ्रेशर तरीके की मशीन है। तो इसमें क्या है, पहले कॉटन का आपका क्या होता था, ये कॉटन की पूरा ये जो पूरा क्रॉप है, ये आप क्या करते थे, इसको मैनुअली इस तरीके से निकालते थे। तो क्या है, प्रोडक्शन एक तरीके का लिमिट जो है वो लिमिटेड रहता था। अब क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया है ऑब्वियसली 18th सेंचुरी में। तो 1793 में ये जो विटनी है ये ऐसी करके मशीन लेके आएगा कि यहाँ से इसमें ये आप कॉटन वाला क्रॉप डालो और फिर वो जो है उसको मतलब थ्रेशिंग के द्वारा पूरा यहाँ जो कॉटन वाला जो एरिया है वो कॉटन जो है वो अलग हो जाता था। ठीक है, तो ये अब क्या है, ये इसको यूज़ करने लगेंगे। तो ओपीएम के बाद यहाँ पे जो बहुत ही प्रोडक्शन जिसमें शुरू होगा वो है कॉटन का ट्रेड जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो कि यहाँ पे ये पूरा जो ये कॉटन है इसका ये पूरा प्रोडक्शन जो है ये बढ़ने लगेगा। ये आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे इस मशीन में पूरा ये डाल रहे हैं इसमें और फिर इसको एक साइड से ऐसे निकाल लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन लोग को बहुत प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ पे जो यहाँ पे जिनके ये बड़े बड़े फार्म्स हैं और जो यहाँ पे स्लेव्स को लेके आ रहे हैं खरीद के, ठीक है, तो ये खूब जो है यहाँ पे होने लगेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा कंट्री में डिवाइड, सोशल डिफरेंसेस भी जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट होने लगेंगे। ठीक है, अब देखो एक जो यहाँ पे और प्लस यहाँ पे एक भावना जागने लगेगी कि यहाँ पे आपको क्या है, ये जो स्लेव ट्रेड है ये स्लेव जो है ये बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे जिन स्टेट्स में जो यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस कर रही हैं, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही हैं, जिनके बहुत बड़े फार्म्स हैं। ठीक है, तो ये लोग हमेशा चाहेंगे कि यहाँ पे स्लेव्स जो हैं वो बने रहे ताकि हम क्या है प्रोडक्शन करवाते रहें। ठीक है, ओके, तो ये देखो इनका लगातार जो है यहाँ पे यूएस में जो पूरा ट्रेड है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन डिवीज़न भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीज़न इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे पूरी ब्लैक सोसाइटी बनती जा रही है। ठीक है, जो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशंस में रह रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे नॉर्थ साइड की बात करें, देखो यहाँ पे यूएस है ये,
ठीक है। ऊपर वाले साइड में क्या हो रहा है, ये वाली जो कॉलोनीज थी और ये वाली जो कॉलोनीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन देखा जा रहा है नीचे वाली कॉलोनीज में और ऊपर वाली कॉलोनीज में। ये जो ऊपर वाली कॉलोनीज में है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और नीचे वाली कॉलोनीज जो है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूडलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, ये फ्यूडलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे स्लेवरी होगी, यहाँ पे मतलब स्लेव से यहाँ पे काम करा रहे हैं। अब ऊपर वाले जो है ना, इनको भी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरी यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, लेकिन यहाँ से ये लोग वर्कर्स कहाँ से ला रहे हैं, तो ये लोग जो है ऊपर, जो यहाँ पे नॉर्दर्न साइड वाले जो लोग हैं, ये थोड़े से अगेंस्ट में हैं कि हमें जो है स्लेव्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वर्कर कहाँ से आ रहे हैं, हमने यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे आयरलैंड जो है वो भी ब्रिटिश की कॉलोनी है। तो आयरलैंड से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं नॉर्दर्न अमेरिका में, और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो अमेरिका में चल रहा है नॉर्दर्न साइड में, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो इमिग्रेंट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं उस टाइम यूएसए में, नॉर्थ वाले साइड में, ठीक है। तो इमिग्रेशन यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब नॉर्थ वाले लोग क्या हैं, वो यहाँ पे आयरलैंड के यहाँ पे इमिग्रेंट्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में। और साउथ वाले क्या हैं, एग्रीकल्चर लैंड में वो लोग फ्यूडलिस्टिक हैं। तो ऊपर आपकी क्या क्रिएट हो रही है, नॉर्दर्न साइड में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। और नीचे आपकी फ्यूडलिस्टिक है, और वहाँ पे स्लेवरी जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्रोमिनेंटली वहाँ पे देखी जा रही है। एनीवेज, तो देखो ये आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल पूरा यहाँ पे सेटअप हो रहा है, ये मैं ऊपर वाले स्टेट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा इमिग्रेशन चल रहा है, और यहाँ पे आयरलैंड से लोग जो हैं पूरा यहाँ पे एक आइडिया लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे फ्री लैंड है, और एक ड्रीम लेके आ रहे हैं कि भाई हम ब्रिटिश के अंडर तो फ्री नहीं हो पाए, मे बी हो सकता है कि न्यू कंट्री बना है, वहाँ पे हम एक फ्रीडम का ड्रीम जो है यहाँ पे इमिग्रेंट्स लेके आ रहे हैं। कहाँ से, स्पेसिफिकली आयरलैंड से लोग आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक तो नीचे जो यहाँ पे सदर्न जो साइड में लोग हैं, वो लोग क्या हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है किसका ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे कॉटन का ट्रेड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इंसानों को स्लेव्स बना के लाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन जो वाइट्स की होगी वो वहाँ पे कम होगी। और नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो ऑब्वियसली आयरलैंड आयरलैंड से लोग आ रहे हैं, तो ये भी वाइट्स ही हैं। तो ऊपर वाइट्स की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, और ऊपर से यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लेवरी नहीं है, तो नेशनलिज्म की भावना जो है वो यहाँ पे ऊपर जागने लगेगी, आयरलैंड से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर भी, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ओके। तो देखो यहाँ पे डिवीजन पूरा हो रहा है सोसाइटी में, ऊपर ऊपर वाले स्टेट्स में और नीचे वाले स्टेट में। एनीवेज, तो अब देखो यहाँ पे क्या होंगे, जो ऑब्वियसली आयरलैंड से लोग आ रहे हैं वो अपने आप को वाइट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो 1803 में क्या होता है, 1803 में यहाँ पे होता है एक लुइसियाना करके एक स्टेट होता है। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूएस जो है, अभी थोड़ी सी 13 कॉलोनीज पहले हमने देखी थी, वही उधर तक ही सिचुएटेड है, उसमें ही नॉर्थ साउथ में डिवीजन हो रहा है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोप बड़ा है कि आप इसको एक्सटेंड करो, कहाँ पे, वेस्ट साइड में है, इसको एक्सटेंड करो, तब जाके यहाँ पे अब आज के डेट में जो 50 स्टेट्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है पूरा एक्सपेंशन अब चालू होगा, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में ये लोग एक्सपैंड करना चालू करेंगे। और सबसे पहला जो यहाँ पे एक्सपेंशन देखा जाएगा वो देखा जाएगा लुइसियाना में, 1803 में ये शुरू होता है, ठीक है। और ये पहला इंसिडेंट रहता है, पहला फेज कह सकते हो आप, ठीक है। 1820 में ये इसमें 1803 में यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे 13 कॉलोनीज हैं, 13 कॉलोनीज थी, तो उसी के यहाँ पे वेस्टर्न साइड में कौन था, फ्रांस है, जिससे फ्रांस की वजह से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था, याद है सबको? आवाज आ रही है? Yes, ma'am.
ठीक है। तो सबको याद है कि यहाँ पे जो फ्रांस था वो वेस्टर्न साइड में एग्जिस्ट कर रहा था, यूएस में कॉलोनीज के वेस्टर्न साइड में। तो वहीं से क्या है, कॉलोनी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसका नाम है लुइसियाना। तो ये क्या करेंगे, फ्रांस से इनकी दोस्ती तो है ही, ठीक है। तो फ्रांस से दोस्ती के बाद ये लोग क्या करेंगे, उस लुइसियाना को खरीद लेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको। खुद का कंट्री खरीद लेंगे। अरे नहीं, खुद का कंट्री नहीं, स्टेट बाय स्टेट खरीदेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा एक चंक ऑफ लैंड है, उस स्टेट को हम लुइसियाना बोल रहे हैं, वो किसके अंडर है, वो फ्रांस के अंडर है। तो अब फ्रांस में स्पेसिफिकली उस टाइम कौन है, नेपोलियन है 1803 में। तो नेपोलियन को ये लोग बोलेंगे कि अब तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, आप इसको बेच दो, ठीक है। तो लुइसियाना सबसे पहले 1803 में ये लोग खरीदेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली वो है कि उस टाइम किस तरीके से यहाँ पे बहुत ब्रॉडर वो था, ये एरिया था, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे इन्होंने कितने में खरीदा, इन्होंने 11 मिलियन में खरीदा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं लुइसियाना परचेज, ठीक है, ओके। तो जब ये लुइसियाना परचेज करते हैं तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि क्योंकि अब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, एक जो कुछ स्टेट्स हैं वो यहाँ पे फेवर में हैं कि आप क्या करो, आप यहाँ पे स्लेवरी को अबॉलिश करो, हाँ। और दूसरे स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं, स्लेवरी को लीगलाइज करो। तो अब जो नए स्टेट्स आ रहे हैं इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगी कि भाई अब जो ये स्टेट होगा, क्या इसके अंदर स्लेवरी वैलिड रहेगी या फिर यहाँ पे स्लेवरी को ये अबॉलिश करेंगे, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है फेज वाइज जो है वो यहाँ पे डेवलप होने लगेगा। तो पहले यहाँ पे 1803 में ये लुइसियाना जो परचेज है ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। और यहीं से डिबेट जो है यहाँ पे चालू होगी कि भाई जो नए स्टेट्स आप अक्वायर कर रहे हो, जो आपको 50 स्टेट इवेंचुअली बनाने हैं, उसके अंदर आप क्या रखोगे, ठीक है। तो फिर अब देखो यहाँ पे 1800, जब यहाँ पे 1808 की बात होती है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, 1808 में क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं स्लेव ट्रेड को, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्दर्न साइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, वाइट्स ज़्यादा हैं, सर्दर्न साइड में क्या है, आपके जो स्लेव्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास तो पावर नहीं होगी। तो अगर हम पूरी कंट्री की बात करेंगे तो जैसे कि लोकसभा जो है उसमें मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप जॉइंट सिटिंग करा देते हो तो क्या होता है, लोकसभा जो है वहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि नॉर्दर्न साइड में जो है, जहाँ पे स्लेवरी को बैन करने की बात हो रही है, उसको यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैन करवा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्दर्न वाले स्टेट जो हैं यहाँ पे ज़्यादा है, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है, 1808 में ये क्या कर रहे हैं, स्लेवरी को बैन करा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे जो शिप्स में भर भर के यहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स ला रहे हो, वो यहाँ पे बैन कर दिया। कहाँ पे बैन किया, यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में इन्होंने बैन कर दिया। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं यहाँ से स्लेवरी जो है वो फेज आउट होने लगेगी, ठीक है। अब बचेगी सदर्न साइड में जहाँ पे एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो 1808 में ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे स्लेवरी जो है यहाँ पे बैन कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्लेव्स रह रहे हैं उनको भी आइडिया आएगा कि भाई ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, स्लेवरी बैन हो रही है, एक आइडिया जो है सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। लेकिन कल्चरल सेपरेशन भी बढ़ रहा है स्लेव्स और उनमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बुरी कंडीशंस में जो है ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा ये इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एनीवेज, तो वाइट सुप्रीमेसी वाली भावना एक साइड जाग रही है। देखो यहाँ पे ये जो है, ये आयरलैंड से जो लोग आए हैं और यहाँ पे जो अमेरिकन्स हैं, ये लोग पूरा अपना जो है यहाँ पे एक सुप्रीमेसी वाला भावना जो है यहाँ पे अपनी लेके आ रहे हैं कि भाई हम जो है, हम अमेरिकन्स हैं, हमने बनाया है इस कंट्री को, ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ना कि स्लेव्स ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। तो एक अमेरिकन फीलिंग यहाँ पे डेवलप होने लगी है। और एक रेशियलिज्म वाला फैक्टर जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो उस टाइम पे रेशियलिज्म जो है यहाँ पे डेवलप होने लगा है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये जो नॉर्थ और साउथ वाले स्टेट्स हैं, इनके अंदर पॉलिटिकल बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है कि अब भाई कोई नया स्टेट अगर आएगा तो उसको किस तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा, क्या उसको स्लेव स्टेट देखा जाएगा या फिर उसको यहाँ पे फ्री स्टेट देखा जाएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करेंगे
और फिर यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन करेंगे, उसको हम बोलते हैं मसूरी अग्रीमेंट, ठीक है। तो सेकंड फेज, मतलब सेकंड इस फेज में अगर हम सेकंड चीज़ की, इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, तो 1820 में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिसूरी अग्रीमेंट को साइन करा जाएगा। मिसूरी अग्रीमेंट के हिसाब से ये लोग एक लाइन डिसाइड करेंगे, ठीक है। मतलब 1819 की ये बात है, ये पूरा यहाँ पे नेगोशिएशन जो है ये लोग बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वो लाइन कौन सी होगी, ये अब लाइन अभी इसमें अभी दिखाएंगे। जैसे कि ये पूरी लाइन जो है, ये आप देख रहे हो ना कि ये ऊपर वाले स्टेट्स क्या हैं, ये फ्री स्टेट्स हैं, जहाँ पे क्या है, स्लेवरी जो है वो यहाँ पे अब अबॉलिश कर दी थी उन्होंने 1808 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेट अक्वायर करना है, ये वाला जो स्टेट आपको अक्वायर करना है ना, इस स्टेट की बारी है। अच्छा, हम पढ़ते हैं जब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट आता है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट है, इनडिस्ट्रक्टिबल आपका यूनिट है ना। लेकिन यूएस में क्या है, यूएस फेडरेशन का यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो सबको पता है ना, जो यहाँ पे हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए करते हैं कि ठीक है, यहाँ पे इट इज़ नॉट फॉर्म आउट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। अब ये स्टेट्स जो हैं धीरे धीरे एक एक करके, जो स्टेट्स हैं ना, अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे यूनियन से मिल रही हैं। समझ आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे यूएस बन रहा है, और ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ये इंटीग्रेट होते जा रहे हैं यूएस में, ठीक है, वेस्टर्न साइड के जो यहाँ पे स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे मिसूरी की बारी आती है, मिसूरी को मिलना है यहाँ पे यूनियन से, ठीक है। अब मिसूरी को मिलना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे किस तरीके से डिसाइड हो कि भाई मिसूरी जो है वो यहाँ पे ऊपर फ्री स्टेट में जाएगा या फिर यहाँ पे स्लेव स्टेट में जाएगा। तो अब यहाँ पे ये वाला पूरा पैक्ट साइन होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिसूरी कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो अब ये दो जो पूरे यहाँ पे यूनियन है, जितने भी यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बैठ के सोचेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो है वो लाइन आएगी, ये आपको लाइन दिख रही है। ये लाइन जो है, ये आपकी 36 डिग्री 36 डिग्री 33 मिनट्स नॉर्थ वाले साइड में ये लाइन जो है इसको डिवाइड करते हैं। ये बोलते हैं कि अब जो भी स्टेट इस लाइन से ऊपर को आएगा वो क्या होगा, वो फ्री स्टेट होगा, और अगर इस लाइन से नीचे जाएगा तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे स्लेव स्टेट रहेगा, ठीक है। तो मिसूरी अग्रीमेंट में ये लोग क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया ये मिसूरी अग्रीमेंट। नया स्टेट अब जब भी यहाँ पे जाके यूनियन से जुड़ेगा ना, ये सारे क्या हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग स्टेट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे अग्रीमेंट के तहत ये यूनियन से जाके मिल रहे हैं। इंडिया में ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, हमने क्या है यहाँ पे कंपल्सिवली यहाँ पे सबको शामिल किया है, और डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, यूएस में आपने सुना होगा ना, मेरे ख्याल से टेक्सास जो है वो यहाँ पे अलग, कोई स्टेट जो है मुझे याद नहीं आ रहा, कोई स्टेट जो है वो अलग होने की बात कर रहा है ना। तो डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स हैं ये, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिसूरी अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन हो गया है। एनीवेज, ठीक है, इतना समझ आया सबको। मैम यस मैम। मैम ये लोग पूरा स्टेट ही ले लिए। हाँ, जो स्टेट्स हैं वो अपने आप जाके मिल रहे हैं यूनियन से, ठीक है। तो मैम वहां पे भी तो ये स्लेव्स होंगे ना, क्योंकि वो तो पहले स्लेव्स थे ना वहां पे। हाँ, लेकिन अभी स्लेव्स इतने पॉलिटिकली अवेयर नहीं हुए हैं ना, मतलब उनका अभी कोई से नहीं है पॉलिटी में उनका, ठीक है। तो यहाँ पे जब सिविल वॉर शुरू होगी ना, तब थोड़ा सा जो स्लेव्स हैं वो अपने लिए लड़ना शुरू होंगे और इवेंचुअली प्रेशर डालना शुरू होंगे। लेकिन अभी जो स्लेव्स हैं ना, उनसे तो काम ही कराया जा रहा है, लेकिन सोसाइटी में बहुत यहाँ पे डिवीजन है। एक वाइट सुप्रीमेसी जो है वो यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई है ना। तो ये उस टाइम से पूरी यहाँ पे डेवलप हो रही है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा मसूरी अग्रीमेंट ये जो है ये यहाँ पे साइन हो गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, अब देखो 1850 में क्या हो रहा है। 1850 में क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे घपला चलता है। घपला क्या कि एक तरीके का यहाँ पे स्लेव एक्ट लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अपीजमेंट के लिए ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे
अपीजमेंट के लिए ये लोग क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे जो स्लेव्स हैं वो वापस आना चाहते हैं ना, तो वो आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर जो स्लेव है यहाँ पे उसको अपने मालिक का जो है यहाँ पे आज्ञा माननी पड़ेगी। वो यहाँ पे अगर भागता है तो उसको यहाँ पे कानूनी यहाँ पे उसको सज़ा हो सकती है। तो ये पूरा जो 1850 में ये लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं ना, कि इसको बोलते हैं 1850 कॉम्प्रोमाइज़। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग, एक्ट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक्ट्स इस तरीके से लाएंगे कि स्लेवरी जो है थोड़ा सा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यहाँ पे इन्वॉल्व है उन लोग को जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो जिनके यहाँ पे बड़े बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो प्रेशर डालना शुरू करते हैं कि भाई नहीं, स्लेवरी के बिना तो काम चलना ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक तरीके का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे स्लेव्स के लिए लाई जा रही है कि अगर यहाँ पे स्लेव्स जो हैं यहाँ पे वापस आ सकते हैं, ठीक है, अगर उनको स्लेवरी वगैरह करनी है तो यहाँ पे इनका मूवमेंट जो है ये परमिट करा जा रहा है। ऊपर से इनको बोला जा रहा है कि अगर ठीक है तुम अगर नहीं मानोगे अपनी मालिक की बात और भाग गया, जैसे कि ये भाग रहा है, ठीक है, तो उसको पूरा यहाँ पे सज़ा वज़ा जो है वो यहाँ पे होने लगेगी, ठीक है। तो ये जो है ये 1850 में ये पूरा जो लॉ है वो आ रहा है। एनीवेज, ठीक है। मैम हम्म फिर मैम ये लोग एगैलिटेरियन की या फिर इक्वालिटी की बात ही क्यों करते थे, जब मतलब इस तरीके से ये लोग स्लेव के साथ ऐसे बिहेव करने वाले थे तो। हाँ, तो ये कमी थी ना, अभी विमेन राइट्स नहीं आए हैं और यहाँ पे पूरी गुलामी नहीं छूटी है, ठीक है। तो दो यहाँ पे सोसाइटी में कमी है और यहीं पे जो है ये अब एक फेज़ जो है ये एंड हो चुका है। अगला फेज़ जो होगा यहाँ पे थोड़ी सी वायलेंस यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगी। अब हम कैंसस की बात करते हैं, ठीक है। तो कैंसस के जो वायलेशन होगी वो किस तरीके से होगी कि आप देखो पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पे जागने लगेंगे और क्या करेंगे इन्होंने, यहाँ पे जो 36 डिग्री वाली जो लाइन सेट की थी उसको डिक्सन लाइन बोलते हैं, वो जो लाइन थी उसको यहाँ पे ये लोग ब्रीच कर देंगे, ठीक है। उसको ब्रीच करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी वायलेंस जो है यहाँ पे होने लगेगी, ठीक है। अब 1854 में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब रिपब्लिकन पार्टी जो है यहाँ पे दो ही पार्टीज़ हैं, शुरू से दो पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं इसमें, क्या नाम है इसका, यूएस में, ठीक है। एक फेडरलिस्ट थे, एक एंटी फेडरलिस्ट थे, ठीक है। तो जो मतलब ये दो पार्टीज आ रही हैं। अब ये यहाँ पे जो फेडरलिस्ट, ये जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है, इनका यहाँ पे सोल एजेंडा रहता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लेवरी को अबॉलिश करेंगे अमेरिका से, ठीक है। तो ये जो पार्टी है ये यहाँ पे 1854 में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो यहाँ पे आ रही है और ये लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे स्लेवरी जो है टोटल बैन रहेगा इस पे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये लाइन जो है यहाँ पे तय हो चुकी है ना। यहाँ पे जो आपकी 36 डिग्री वाली जो आपकी लाइन थी वो यहाँ पे तय हो गई थी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, लेकिन उसको यहाँ पे कर दिया जाएगा ब्रीच, ठीक है। अब ये जब यहाँ पे ब्रीच होगा, ये जो आपकी कैंसस वाली जो टेरिटरी है यहाँ पे ब्रीच होने लगेगी और ये जो लाइन आपने तय की थी, ये जो आपने लाइन तय की थी, इसमें यहाँ पे आप इसको मानने से यहाँ पे मना कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नेब्रास्का, ये नेब्रास्का है और ये जो कैंसस है, ठीक है, ये जो है इनको यहाँ पे इनको ये लोगों के ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे स्लेव स्टेट में जाना है या फिर आपको यहाँ पे इसमें जाना है, ठीक है, क्या कहते हैं उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पे क्लैशेस जो हैं वो यहाँ पे शुरू होने लगेंगे, है ना, कि क्या हम यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हो ना, अभी आप कह रहे थे ना कि स्लेव्स क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग पॉलिटिशियंस, ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हें यहाँ पे जहाँ भी जाना है, ये पहले तो हमें ये लाइन फॉलो करनी थी कि इससे ऊपर जो जाएगा वो यहाँ पे फ्री स्टेट कहलाएगा, इससे नीचे जो जाएगा वो यहाँ पे स्लेव स्टेट कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे ही इन दोनों स्टेट की इंटीग्रेशन की बात हो रही है, बोल रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुमको यहाँ पे कहाँ जाना है, ठीक है। तो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होने यहाँ पे अराइज करने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी और इसको यहाँ पे पूरा इसको बोलते हैं यहाँ पे कैंसस ब्लीडिंग, मतलब पूरा यहाँ कैंसस में बहुत ज़्यादा लड़ाई चालू होने लगेगी। और आप समझ भी सकते हो क्योंकि कैंसस सर्दर्न साइड में है ना, तो वो यहाँ पे चाहेगा कि वो भाई फ्री स्टेट में जाए। तो काफ़ी ज़्यादा केओस जो है यहाँ पे कैंसस में क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। ओके,
फिर ये पूरा यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना पॉलिटिकली वॉलेटाइल कंट्री है ये उस टाइम, ये जो पूरा यहाँ पे ये जो है, ठीक है, जो कांग्रेस यहाँ पे बैठ रही है, ये बहुत ज़्यादा एक और पार्टी आने की वजह से ये पूरा यहाँ पे बहुत ही वायलेंट सिचुएशन जो है वो यहाँ पे हो गई है, ठीक है, कि अब फर्दर क्या करना है। पहले तो बड़ा आसान था कि मिसूरी एग्रीमेंट के तहत आपने जो लाइन डिवाइड की है उसके अकॉर्डिंग आप चलो, लेकिन अब जो है उसको फॉलो नहीं करा जा रहा है पॉलिटिशियंस की वजह से। और इनफैक्ट ये इतना लड़ने लगे थे कि इनके पास यहाँ पे, आप अभी देखते हो ना कि यूएस में क्या है, यहाँ पे सब रिवॉल्वर जो है वो रख के घूमते हैं। उस टाइम से ही ये पॉलिटिशियंस क्या हैं, ये यहाँ पे रिवॉल्वर रखने लगे थे और एक दूसरे को मारने लगे थे इसी इशू पे कि भाई कैंसस और नेब्रास्का कहाँ पे जाएगा। तो आप ये देख रहे हो ना इंसिडेंट्स ये जो पूरे हैं, यहाँ पे रिवॉल्वर्स जो हैं बैठ के यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल यहाँ पे एकदम गर्म माहौल जो है वो यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है, ठीक है। तो दिस पूरा फेज इज नोन एज कैंसस ब्लीडिंग, ठीक है, ओके। मैम मतलब ये पॉलिटिशियन ही आपस में एक दूसरे को मार देते थे? हाँ कि हाँ मतलब ये गन्स तो लेके घूम रहे हैं और यहाँ पे मार भी देते हैं। अब यहाँ पे ये जो बंदा है ना जेम्स ब्राउन, ये जेम्स ब्राउन जो है ये क्या है, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे इनफैक्ट क्या करेगा कि ये थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन ले लेगा, ठीक है। और जेम्स ब्राउन जो है ये क्या करेगा कि जो स्लेव्स जो है ना, स्लेव्स, उनको ये आर्मी भी मतलब उनको यहाँ पे क्या करेगा, आर्म्स प्रोवाइड कर देगा। तो और ज़्यादा जो है वो लड़ाई इसको, ये जो बंदा है ये जेम्स ब्राउन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आर्म्स देने लगेगा स्लेव्स को कि भाई अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ो। इसकी थोड़ी सिंपैथी थी स्लेव्स के साथ, ठीक है। तो अब जो स्लेव्स होंगे वो थोड़ा आर्म उनको मिल गए, जेम्स ब्राउन ने दे दिए हैं, तो ये लोग यहाँ पे लड़ना जो है यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगी। तो ये सिविल वॉर जो है पूरा यहाँ पे अभी स्टार्ट होने का बेस बन रहा है, ठीक है। अभी स्टार्ट कब होगी, यहाँ पे ये पूरा आप देख रहे हो ना कि ये पूरा इंसिडेंट है, ये पूरा ब्लीडिंग कैंसस कहला रहा है, ठीक है। 1856 में सब एक दूसरे को मार रहे हैं, यहाँ पे स्लेव्स लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पे सिविल वॉर का एक बेस बन रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट यहाँ पे होने लगा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आई थिंक पिक्चर से इमेजिन कर पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो 1856 में, 1856 में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा कैंसस वाला इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ पे 1857 में यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे एक जजमेंट देती है, ठीक है। जजमेंट देती है, वहाँ पे एक केस होता है, ठीक है। वहाँ पे केस होता है स्लेवरी के ऊपर। तो उसके अंदर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस की, वो यहाँ पे कहती है कि स्लेव्स जो हैं उनका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। 57 में ये जजमेंट आता है। तो आप सोचो कि फिर यहाँ पे स्लेव्स जो है वो और भी प्रोटेस्ट करना यहाँ पे चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे कैंसस ब्लीडिंग वाला एपिसोड है। एनीवेज अब देखो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जब रिपब्लिकन पार्टी बन गई है, हेलो मैम। हाँ जी, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा समझ पीछे नहीं, समझा दो। क्या नहीं समझ आ रहा शिवम? थोड़ा पीछे समझा दो, पीछे से। पीछे से कहाँ से? कौन बोल रहे हैं? किसको समझ में नहीं आ रहा है? हेलो हाँ मैम। हाँ जी सत्यम, क्या समझ नहीं मैम आ रहा आपने है? बताया ना कि गन से मार देते थे एक लोग एक दूसरे अ, को। सत्यम एक तो आप पहले टाइम पे आइए, ठीक है। बीच से आएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं पूरा मैम, किया उस है? दिन मैं टाइम पे ही तो आया था मैं। मैंने आपको अभी बीच में ज्वाइन किया है गैस। मैम अभी 15 मिनट पहले ज्वाइन मुझे किया था मैंने। बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा है। और दूसरा ये है कि आप मेरे को इवेंट बताओ तो मैं बताऊं अब, क्योंकि फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगी मैम क्लास, है ना। आपने बताया कि गन से मार देते थे, उसके बाद समझ में नहीं आया। वो कैंसस पूरा इवेंट था, ठीक है। ब्लड पूरा यहाँ पे क्या था, ब्लीडिंग कैंसस इवेंट उसको बोला जाता है। उसके अंदर जब यहाँ पे बात हो रही है स्लेवरी वर्सेस एंटी स्लेवरी, यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो बटे हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस में। उसके ऊपर यहाँ पे जो है ये जो जेम्स ब्राउन करके बंदा जो होता है वो यहाँ पे सिंपथाइजर होता है स्लेव्स का। वो यहाँ पे क्या करता है, वो आर्म्स प्रोवाइड कर देता है स्लेव्स को,
ठीक है, और पूरा यहाँ पे कैंसस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होने लगता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहते हैं कांग्रेस में, उसमें भी यहाँ पे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो यहाँ पे गन्स कैरी करने लगते हैं, और आपस में भी पॉलिटिकल फाइट में भी यहाँ पे जो वायलेंस जो है वो यहाँ पे होने लगता है, ठीक है। एनीवेज, अब देखो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान ज्वाइन करेगा, एंड ही इज़ अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन जो है रिपब्लिकन पार्टी को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे उसको अब्राहम लिंकन को ये अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब आपको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो यहाँ पे मोटिव था, वो यहाँ पे क्या था, वो यहाँ पे था कि स्लेवरी को ये लोग पूरा अबॉलिश कर देंगे, ठीक है। लेकिन और अब्राहम लिंकन आपको पता है कि बहुत ही गरीब फैमिली से ये आए हुए थे, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनको यहाँ पे सबसे पहला ये जो है 1860 में आपके जो अब्राहम लिंकन है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी जो 54 में आई है, 6 साल में ही इनका एक पहला प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे आता है, और कौन है ये अब्राहम लिंकन है, ठीक है। अब देखो इन्होंने बात की थी इसके बारे में कि हम जो है स्लेवरी को अबॉलिश कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो अब्राहम लिंकन है वो जब आते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बन के, तो क्या होता है यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड लेने लगते हैं। ये कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कहते हैं ठीक है, ये यहाँ पे कहते हैं कि I do but quote from one of those speeches when I declare that I have no purpose directly or indirectly to interfere with the institution of slavery in the states where it exists. I believe I have no lawful right to do so and I have no inclination to do so. ठीक है, तो आप यहाँ पे अब्राहम लिंकन जो रिपब्लिकन पार्टी से आ रहे हैं, ये यहाँ पे सर्दर्न स्टेट्स को मनाने के लिए या खुश करने के लिए, अपीजमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये स्लेवरी को कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे सर्दर्न स्टेट में जो स्लेवरी हो रही है उसको हम यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहले ये लोग क्या बात करते थे कि पूरी यूएस में हम क्या करेंगे, रिपब्लिकन पार्टी जब आएगी तो यहाँ पे हम स्लेवरी को अबॉलिश कर देंगे, लेकिन जैसे ही अब्राहम लिंकन यहाँ पे आते हैं तो वो एक सॉफ्ट स्टैंड जो है यहाँ पे लेने लगते हैं, ठीक है। तो आप इसका रिएक्शन जो है यहाँ पे समझ सकते हो कि क्या होगा। यहाँ पे जो ओपोनेंट्स होंगे, वो जो स्लेव्स होंगे वो यहाँ पे ऑब्वियसली निराश हो जाएंगे कि पहले उन्हें एक होप दिखी होगी कि रिपब्लिकन पार्टी आई है और फिर वो आज़ाद होंगे, लेकिन वो अब जो है यहाँ पे आज़ाद होने का जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो इंटरवीन करेंगे, है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो है पॉलिटिकल डिविजन्स और क्रिएट होने लगेंगे। तो यहाँ पे लिंकन वर्सेस डेविस जेफरसन करके एक बंदा होगा, एनीवेज, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो बोलेगा कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड ले लिया है, तो आप समझ सकते हो हर चीज़ का एक काउंटर रिएक्शन रहता है। तो वो क्या करेगा कि वो भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लिंकन के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ेगा, ठीक है। वो कहेगा कि नहीं, एक यहाँ पे स्लेवरी को सपोर्ट कर रहे होंगे, एक यहाँ पे नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ओवरऑल जो है यहाँ पे यूएस में बहुत कंफ्यूजन जो है यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। ओके, तो 1861 में यहाँ पे जो ये पूरा ये जो लड़ाई वगैरह है, यहाँ पे जो डेविस की जंग है और ये सब ये आपस में लड़ने लगेंगे, ठीक है, प्रो स्लेवरी और नॉन स्लेवरी। तो स्लेवरी जो है बहुत बड़ा इशू है उस टाइम से, पॉलिटिशियंस यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं, ये जो आपको स्टेट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले जो स्टेट्स हैं, ठीक है, मिसूरी, फिर आपका कौन सा है, टेक्सास का है, ये वाला टेक्सास है, ठीक है, ये टेक्सास है, फिर आपका मिसूरी है, फ्लोरिडा है, ठीक है। ये सारे जो स्टेट्स हैं, ये वाले जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं ये अपना एक कॉन्फिडेंसी जो है ये यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंसी मतलब कि एक टाइप का ये ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। अब ये जब ये ग्रुप कब बनाएंगे, यहाँ पे ये ग्रुप बनाएंगे जब यहाँ पे जब
अब्राहम लिंकन ने यहाँ पे बात कर दी थी कि ठीक है, हम यहाँ पे सॉफ्टर स्टैंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट्स यहाँ पे नाराज़ हैं, ठीक है, वो एक अपना ग्रुप बना के क्या करेंगे, लड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उनको यहाँ पे कौन सपोर्ट करने लगेगा, उनको ये जो जेफरसन करके अभी जो मैंने आपको जो इंसान बताया, वो यहाँ पे सपोर्ट करने लगेगा। इवेंचुअली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब्राहम लिंकन के यहाँ पे ये बोलने से ये पूरा सिविल वॉर जो है यहाँ पे चालू हो जाएगी, और सब जो है यहाँ पे आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ये जो है, ही इज़ द डेविस जेफरसन, ठीक है। तो आपस में बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं ये बढ़ गए हैं, ठीक है। ओके, एनीवेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, इन्होंने जो गलती की थी अब्राहम लिंकन ने, वो फाइनली क्या करते हैं, वो इशू को चेंज कर देते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि वो थोड़ा सा सिंपथाइज करते हैं। पूरा यहाँ पे उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा केओस हो गया है कंट्री में, सब आपस में लड़े जा रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी लेके लड़ रहा है, कोई यहाँ पे कुछ बात कर रहा है। तो फाइनली जो है यहाँ पे एक स्पीच देते हैं, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि सबको यूनाइट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो हमारा काम अधूरा रह गया है उसको हमको यहाँ पे फिनिश करना चाहिए, और हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। फाइनली यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्या है, बहुत ही केओस हो गया है, ठीक है। फिर फाइनली जो अब्राहम है यहाँ पे पूरा ये इसको कैसे ख़त्म करते हैं, ये एक कानून लेके आते हैं, 13th अमेंडमेंट कहते हैं, 1865 में ये कानून आता है। और वहाँ पे फाइनली जो है अमेरिका में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो फाइनल इंसिडेंट यही होता है कि पूरा आउट ऑफ दिस केओस जो लिंकन है वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट लेना पड़ेगा। वो पहले तो यहाँ पे जो सदर्न स्टेट में जो आर्मीज जो यहाँ पे लड़ रहे थे लोग, मैंने अभी आपको बताया ना, कॉन्फेडरेशन बना दिया था, उसको सप्रेस करने के लिए यूनियन जो है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है लिंकन, वो यहाँ पे आर्मी भेजते हैं, ठीक है। फिर उसको पूरा सप्रेस करा जाता है, तो एक मिलिट्री एक्शन लिया जा रहा है। और दूसरा अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक स्पीच दी जाती है, तो साइकोलॉजिकली यहाँ पे लोगों को यहाँ पे यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं लिंकन। दूसरा यहाँ पे यूनियन की तरफ से यहाँ पे आर्मी को भेज रहे हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो, शांति बनी रहे, ठीक है। फिर ये लेजिस्लेचर में क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेचर में ये कानून लेके आते हैं 13th अमेंडमेंट में, उसको बोलते हैं। और उसको यहाँ पे इसके अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसके अंडर जो है स्लेवरी फाइनली अमेरिका से अबॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अबॉलिश हो जाती है ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे स्लेव स्टेट्स भी खुश और नॉर्दर्न स्टेट्स भी खुश, ठीक है। तो इवेंचुअली यहाँ पे सब, यहाँ पे जो पूरा है यूएस जो है यहाँ पे पूरा बन गया है अमेंडमेंट के बाद। बस यही इसकी कहानी थी, ठीक है। एनीवेज, ये सब यहाँ पे ख़त्म होगा, फ्रांस में रेवोल्यूशन जो है यहाँ पे चालू हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ आया। मतलब यस इसमें बीच में कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट